हेलो एंड वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम डेवलपमेंट्स पर। पाक भारत कशीदगी में इजाफा। भारत ने इजराइल साख्ता ड्रोन से पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों पर हमला कर दिया। एक शख्स जा बहक, 30 ड्रोन गिरा दिए गए। दूसरी तरफ वफाकी वजीर इत्तलात ने LOC पर 40 से 50 भारतीय फौजी हलाक करने का दावा कर दिया। PSL के बकिया मैच कराची मुंतकिल। मुल्क की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे और वजीर आजम की जेर सदारत आला इजलास, सर्विसेज चीफ्स और वुज़रा की शिरकत। भारत को जवाब देने के लिए कुछ अहम फैसले कर लिए गए। इसके अलावा जंग के माहौल में शरपसंद भी मुतहरिक हो गए। सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ अफवाहों का बाजार गर्म। लाहौर के कई सोसाइटीज के रिहायशियों को घर खाली करने का डिप्टी कमिश्नर के जाली नोटिफिकेशन ने अवाम को परेशान कर दिया। शहरों में सायरन बजाकर लोगों को परेशान करने का सिलसिला जारी है। इस हवाले से भी हम बात करेंगे, लेकिन हमने देखा कि पहलगाम वाक़े के बाद से अब तक की जो सूरत हाल है वो हम सब के सामने है। आज वजीर आजम की जेर सदारत आला इजलास भी हुआ, जिसमें सर्विसेज चीफ और वुज़रा ने भी शिरकत की और इसमें कुछ अहम फैसले भी किए गए। और अब से कुछ देर पहले वजीर आजम शहबाज शरीफ को अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का टेलीफोन भी आया और उनका कॉन्टैक्ट जो है वो इंडियन साइड पे भी जारी है। क्लासरा साहब, क्या लग रहा है आपको यहाँ से आगे पूरी सिचुएशन को आप किस तरह से देख रहे हैं? एक डे ऑफ इवेंट्स कहें या बहुत सारे ख़तरात का एक दिन था, क्योंकि ऑलरेडी मिसाइल के हमलों के बाद कि पाकिस्तान पे बड़ा दबाव था कि आप जो है इंडिया को रिस्पॉन्ड करें, आप उन पे दोबारा कोई यहाँ से कोई अटैक्स लॉन्च होने चाहिए। अब पाकिस्तान के लिए भी मुश्किल थी और इंडियन खैर पहले कह रहे थे कि जनाब कि हम पाकिस्तान में सिविलियंस पे अटैक नहीं करेंगे, और पाकिस्तान भी ये कह चुका था कि हम सिविलियन पे अटैक नहीं करेंगे। और दोनों मुल्कों ने, जैसे पहले भी कल परसों बात हो रही थी, अपने सिविलियंस पे इन्होंने कभी, इवन मुखालफिन पे इन्होंने कभी भी अटैक्स नहीं किए जो पिछली वार्स हुई थी। लेकिन जो भावलपुर में हुआ तो जो एक दोनों मुल्कों के दरमियान एक अनअनाउंस्ड किस्म का एग्रीमेंट था, मुआहदा था, ये अंडरस्टैंडिंग थी, वो ब्रीच हुई। अगर जो इंडियंस कह रहे थे कि हमने वहाँ पे टेररिस्ट कोई कैंप था या उनका स्ट्रक्चर था, इंफ्रास्ट्रक्चर था, हमने उसको तबाह किया है, लेकिन वहाँ पे जो लोग जानते हैं उसमें मस्जिद थी, बच्चे थे, औरतें थे और फैमिली थी उनकी मसूद अजहर की। तो वो तो अपनी जगह पे चीज़ें थी, जिससे पाकिस्तान में भी एक फेज़ बनी। और दोनों पता है, दोनों मुल्क अगर क्रिकेट मैच भी खेल रहे हो तो वहाँ पे कितना आप स्ट्रेस देखते हैं दोनों ममालिक के लोगों में, उनके कैमों में। और यहाँ पे तो बाकायदा एक प्रॉपर अटैक किया गया था, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने जो है रेस्ट्रेंट का मुजाहरा किया और कोई जवाबी तौर पर कोई अटैक लॉन्च वहाँ पर इन्होंने नहीं किया। लेकिन आज जो कुछ हुआ है इसके बाद लाहौर में, रावलपिंडी में या पाकिस्तान के दीगर कुछ हिस्सों में जिस तरह के ड्रोन्स के, स्पेशली लाहौर जो है वो बड़ा एक सेंसिटिव एक उनका, क्योंकि बॉर्डरिंग ये सिटी है, नेटी आपको 65 का याद होगा, तो भी तो ये जंग जो है सारी की सारी लाहौर में लड़ी गई थी वहाँ पर। सो एक लाहौर जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने के नाते भी जब वहाँ पे ये सारी खबरें आई हैं कि ड्रोन्स हैं, लोगों में एक खौफ फैला है, थोड़ा सा पैनिक फैला है और हुकूमत पाकिस्तान पे भी दबाव आया कि जनाब कि आप जो है इंडिया को शायद रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे। तो मेरा ख्याल है कि बड़ा एक मतलब डेंजरस एक सिचुएशन है और जो तवक्को रखते हैं कि शायद इसकी डीएस्केलेट होगी, एस्केलेशन मज़ीद नहीं बढ़ेगी, तो वक्त गुजरने के साथ तो यूँ लग रहा है कि दोनों ममालिक के दरमियान ये जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग कहें, वार ऑफ ईगोस कहें, ये वार ऑफ कैपेबिलिटीज़ कहें। पहले हमने देखा कि जहाज़ों की लड़ाई हुई, फिर हमने देखा मिसाइल आए, फिर हमने देखा ड्रोन्स आए। अब बात उसके बाद कहाँ जाकर ये रुकेगी, अगेन इट्स येट टू बी सीन। जी, तो ये बात एडमिट की जा सकती है कि पाकिस्तान ने अब तक एक रिस्ट्रेन ही दिखाया है। हाँ, ये बात आपकी यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान ने उस रात जो अपना, अब इसको दो तरीकों से देखा जा सकता है। अगर मतलब दोनों ममालिक चाहें तो ये बात आज ख़त्म हो सकती है कि दोनों अपनी अपनी जगह पे खुश हैं, पाकिस्तानी अपनी जगह पे खुश हैं, इंडियंस अपनी जगह पे खुश हैं। अगर डिपेंडिंग अगर दोनों ममालिक जो हैं वो अपनी वार को या इन चीज़ों को अगर ख़त्म करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं, तो बहुत कुछ है दोनों के पास अपने अपने मुल्क की, उनको आवाम को दिखाने के लिए। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम पाकिस्तानी देखना चाहें कि जनाब कि हम पे अटैक हुआ, मिसाइल हुए या जो कुछ भी ड्रोन्स वगैरह है, तो हम ये कह सकते हैं कि जनाब
कि उस रात पाकिस्तान पे अटैक हुआ और पाकिस्तान 125, ये बताया जा रहा है 125 जहाज़ जो हैं वो डॉग फाइट में अगर इन्वॉल्व थे दोनों मुल्कों से। मैं नहीं समझता कि वर्ल्ड वार सेकंड में भी कोई इस तरह के महदूद टाइम में 125 जहाज़ है उस वक्त भी उन्होंने कोई डॉग फाइट की हो या दोनों लड़े हों। और इस फाइट की कुछ इसमें यूनिकनेस थी। अच्छा हुआ ये सवाल आपने पूछा इससे कि पाकिस्तान की तरफ से जो जहाँ पे जहाज़ से लड़ाका JF थंडर थे और बाकी जहाज़ थे उसमें अगर उसका F-16 का मैंने अब तक कोई नाम नहीं पड़ा, लेकिन डेफिनेटली पाकिस्तान ने वो भी अपने वहाँ डिप्लॉय किए होंगे, क्योंकि ये राइट है हमें कि F-16 जो है अमेरिकन ने यहाँ पे कदम रखी हुई कि हम किसी और मुल्क पे हमला करने के लिए यूज़ नहीं करेंगे, अपनी सरहद के अंदर हम इसको डिफेंड कर सकते हैं। अगर हम पे अटैक होता है तो F-16 जो है वो यूज़ कर सकते हैं। सो लिहाजा इस डेफिनेटली तौर पर ये जो F-16 है और साथ में JF थंडर जो है या एक और भी जहाज़ का नाम लिया जा रहा है जो चाइनीज़ सपोर्ट से हमने बनाया है। अब ये एक साइड पे थे और दूसरी साइड पे इंडियंस जो उनका मेन जो आता है उनका राफेल का नाम लिया जाता है। जब मिग जो उन्होंने ये रशिया से लिए हैं 125 जहाज़ों का 2-4 घंटे तक एक डॉग फाइट करना और उसमें पाकिस्तानी जहाज़ों का उनको आगे 5 जहाज़ों को लाग करके गिराना, जो पाकिस्तान ये क्लेम कर रहा है जिसको इंडिया ऑफ कोर्स अभी तक वो नहीं मान रहा, लेकिन इंडिपेंडेंट जो सोर्सेज हैं ज़राए हैं इंटेलिजेंस के जैसे फ्रेंच हैं या दीगर हैं, अब वो तो ये कह रहे हैं कि 1 से 2 जहाज़ जो हैं राफेल वगैरह तो वो उनके गिरे हैं। अब पाकिस्तान कह सकते हैं कि राफेल उनका बहुत बड़ा एक सेलिब्रेटेड किस्म का जहाज़ था जो फ्रांस से लेकर आए। उन्होंने 60,000 करोड़ रुपीज़ के जहाज़ खरीदे हैं 36। आपके 2-4 जहाज़ अगर गिर जाएँ तो आपके लिए बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट हो सकती है, आपके लिए भी है और फ्रेंच कंपनी के लिए भी है, फ्रांस के लिए भी है कि जनाब ये देखें हमने आपको इतने हाई टेक का आपको जहाज़ दिए और उनके साथ आपके साथ कोई चलाने वाला नहीं थे, आपके पास कोई एक्सपर्ट पायलट नहीं थे। और पाकिस्तानी पायलट जो हैं तो उनकी भी तो नज़र आती है, एक्सपर्टीज़ नज़र आती है कि उन्होंने इतनी कम उसके बावजूद उन्होंने जो परफॉर्म किया है कि अददी तौर पर भी हम कम है टेक्नोलॉजिकली वाइज। वो कह रहे थे जी कि राफेल जो है वो बहुत आगे हैं, सुपीरियर है। अगर उनको इन्होंने रोका है, कर्टेल किया और 5-1 जहाज़ जो हैं जिसमें 2-3 जो वो कहते हैं राफेल थे, तो मैं समझती हूँ बहुत बड़ी एक अचीवमेंट थी। हम इसको भी समझ सकते हैं कि जनाब ये बहुत बड़ा एक टारगेट था जो हमारे ब्रेव हार्ट्स ने, जो हमारे ये पायलट्स हैं उन्होंने अचीव किया है। इंडिया अपनी कौम को क्या बेच सकता है? मैं ये बात कह रहा हूँ कि अगर आज दोनों ममालिक कुछ ना कुछ अपनी कौम को बेच के सेटिस्फाई कर सकते हैं अगर चाहें तो। जंग बढ़ाने के लिए तो आपको पता एक सेकंड लगता है। अब वो ये कह सकते हैं देखें जी कि हमने पाकिस्तान की मिथ थी कि जनाब पाकिस्तान पर अगर कहीं से भी अटैक है तो हम उसको मैक्सिमम पे जाएंगे, हम अपना डिफेंस जो है हम यूज़ करेंगे। पाकिस्तान हमेशा से ये कहता है कि अगर हम पे अटैक हुआ तो हम फिर उसके बाद अपने जो डिफेंस है जो मेन हमने रखा हुआ है हम वो यूज़ करेंगे। अब वो ये कहें कि जनाब हम पाकिस्तान को कन्वेंशनल वार पे ले आए हैं, पाकिस्तान हमारे साथ कन्वेंशनल वार नहीं लड़ना चाहता था और पाकिस्तान की कन्वेंशनल वार लड़ने की कैपेसिटी जो थी इंडिया के मुकाबले में कम थी। ये इंडियन हमेशा समझते हैं, जो अंडरस्टैंडेबल भी है। अगर इंडियन साइज़ में बड़ा है, उनकी आर्मी बड़ी है, इक्विपमेंट्स बड़े हैं, जहाज़ ज़्यादा है और बहुत सारा मिलिट्री का उनके पास असला ज़्यादा है, वो नज़र में आता है। कन्वेंशनल वार में दोनों ममालिक के दरमियान मतलब डिस्पैरिटी है वो नज़र आती है। इसके बावजूद उन्होंने कहा आप ये देखें कि हमने पाकिस्तान की मिथ तोड़ी, हमने मिसाइल के हमले किए हैं और उसे 9 जगहों पे किए हैं। हमने वहाँ पे पाकिस्तान खुद मान रहा है कि 26 के करीब हमारे उसमें सिविलियन जो हैं वो उसमें हिट हुए, टारगेट हुए, बेचारे औरतें बच्चे शामिल थे। और हमने पाकिस्तान को जो उनका था कि हमने जाके इनका इंफ्रास्ट्रक्चर टेररिज्म का जो हमने ख़त्म करना था, जहाँ जहाँ हमें शक था वो हमने ख़त्म कर दिया, नंबर 1। और दूसरा वो कह सकते हैं आज के दिन के जनाब ये देखें हमने पाकिस्तान में ड्रोन भी भेजे हैं। वो दावा कर रहे हैं कि हमने लाहौर का जो हमारा एयर डिफेंस का वो सिस्टम उसको न्यूट्रलाइज भी कर लिया है। हमने अंदर तक गए हैं, हम पिंडी भी गए हैं, लाहौर भी गए हैं और शहरों में भी गए हैं। बस ठीक है, हमने अपने मकसद अचीव कर लिए हैं। वो अपनी आवाम को ये भी भेज सकते हैं, या आज वो कह सकते हैं हमने यहाँ पे PSL होना था वो भी नहीं हुआ। अब पाकिस्तान खैर ये भी कह सकते हैं कि IPL उनका भी वो हो गया है। दैट्स अनदर काइंड ऑफ डिबेट। सो दोनों मुल्क अगर चाहें, पाकिस्तान भी ये बात कह सकते हैं अपने लोगों को कि भाई साहब कि हमने उनको अच्छा खासा रिस्पॉन्ड कर दिया है। इंडिया खुद कह रहा है, उन्होंने प्रेस रिलीज जारी किया कि 16 के करीब वहाँ भी कैजुअल्टीज हुई हैं। वो कह रहे हैं कि जनाब 16 मकामात पे पाकिस्तान ने भी अटैक किया अकॉर्डिंग टू देम। अगर ये अलग बात है, पाकिस्तान कह रहे हैं जी हमने अटैक नहीं किया, दैट्स अनदर स्टोरी। लेकिन अगर इंडियन तो मान रहे हैं कि हाँ भैया कि हमारे यहाँ अटैक हुए हैं, या ये कल रात वो कह रहे थे उस पर पाकिस्तान ने अटैक किए या राजस्थान या इंडियन पंजाब वगैरह में किया, जिसको पाकिस्तान फिर डिनाई कर रहा है जी हमने कोई इस तरह के मिसाइल वगैरह नहीं चलाए, ना हमने किए हैं। सो दोनों ममालिक अगर चाहें तो दोनों अपनी अपनी कौम को कुछ दे सकते हैं, समथिंग टू चेयर अबाउट। अगर यही लोगों को मज़ा है, चस्का है कि जनाब उस साइड पे भी लोग मरे हैं, हमारी पे भी मरे हैं, इधर भी ये कैजुअल्टीज़ हुई हैं इनोसेंट लोगों की, वहाँ पे उस साइड पे भी हो रही हैं, और फिर भी मतलब लोग मतलब दे नीड मोर ब्लड,
तो बहरहाल अब देखते हैं कि जनाब के ये लोग इससे राज़ी होते हैं या नहीं होते। हमारे ऊपर भी दबाव है कि फर्दर आप एस्केलेशन करें, फर्दर रिस्पॉन्ड करें। हमारे वज़ीर दिफा भी दिन रात ये बात कह रहे हैं कि जनाब कि हम इसको रिस्पॉन्ड करेंगे। तो लेट्स सी आगे। सही, अब हम जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर दिफाई तज्जियाकार लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल कयूम साहब। इनसे भी बात कर लेते हैं, पूछते हैं कि क्या इनके ख्याल में लग रहा है कि यहाँ से आगे हम कैसे जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जी वालेकुम अस्सलाम। सॉरी आपका दूसरा लिंक पे बात नहीं हो सकी। नहीं, कोई मसला नहीं जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। जनरल साहब बताइएगा, आज जो सारा दिन हुआ, जिस तरह से मुख्तलिफ मकामात पर ड्रोन्स जो है इंडियन ड्रोन्स गिराए गए पाकिस्तान में, हमने देखा कि काफ़ी आबादी वाले इलाके भी जो हैं वो इसमें शामिल थे। ये बताइएगा, तकरीबन 30 के करीब ड्रोन्स जो हैं वो क्लेम किया जा रहा है कि डिफरेंट जगहों पर जो है वो मिले हैं इतलात के मुताबिक। यहाँ से आगे अब पाकिस्तान के लिए क्या ऑप्शंस बाकी हैं और क्या बेहतर ऑप्शन होगा यहाँ से आगे फिलहाल? देखें, जब से ये रात को ये डुअल हुआ ना, जिसके अंदर इनके जहाज गिरे हैं, और इन्होंने तकरीबन 80 एयरक्राफ्ट एयरबॉर्न किए थे और फिर इनको समझ नहीं लग रही थी कि क्या हुआ है। और उस बदनामी जिसको फिर CNN ने भी कहा, BBC ने भी कहा, फ्रांस ने भी राफेल जहाज का जिक्र किया, तो उस हजीमत का छपाने के लिए फिर ये अपने पब्लिक के सामने अपने आप को सुरखरू करने के लिए ये इस चीज़ को, एक तो लाइन ऑफ कंट्रोल पे फायरिंग और दूसरा फिर ये तरीका कि चलो ड्रोन विद लिमिटेड इनके अंदर वो एक्सप्लोसिव डाल के आगे पीछे पैनिक क्रिएट करने के लिए, फेस सेविंग के लिए 29 इन्होंने भेजी, जिनमें से एक इफेक्टिव हुआ है जिसमें कुछ जख्मी हुए हैं सोल्जर्स भी, और बाकियों का हमारे हुकूमत ने, डिफेंस लोगों ने उसका दिफा किया है अपने तौर पे। तो अभी मसला ये है कि देखो, ऑर्डिनरीली दो जो कंट्रीज है ना न्यूक्लियर, उनके अंदर तो मॉडर्न दौर के अंदर कॉन्फ्लिक्ट का कोई तस्वर भी नहीं कर सकता। और यही चीज़ें हैं कि आप बैठ के बातों को तय करते हैं, और अगर बहुत ही आपके पेट में सख्त दर्द है तो वो इनडायरेक्ट मेथड इस्तेमाल करते हैं। ये जो हाइब्रिड वार है, टेररिज्म के पीछे जो इंडिया मसलन कर रहा है, तो ये वो लीक करते हैं। लेकिन इधर चूंकि एक सिर फिरा बैठा हुआ बुद्धि, और उसको हिटलर सानी लोग कहते हैं, और वो ये भूल जाता है कि हिटलर की कार्रवाई के बाद हिरोशिमा और नागासाकी हो गए थे, जिसका किसी को तस्वर भी नहीं था। तो यहाँ अगर वो तबाही करना चाहता है तो वो फिर उसका चॉइस है, बिकॉज ये उसका सुइसाइडल अटेम्प्ट्स हैं। पाकिस्तान रेस्ट्रेंट से काम तो ले रहा है ऑब्वियसली, चूंकि बैनुल-अक़वामी बिरादरी को भी आपको कन्विंस करना होता है कि पहली बात तो ये है कि किसी किस्म की भी टेररिज्म जो इंडिया के अंदर वो क्लेम कर रहे हैं उसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि पाकिस्तान वर्स्ट हिट है बाई टेररिज्म। वो टेररिज्म जिसके पीछे राह है, जिसके पीछे कुलभूषण यादव और ये सारे लोग हैं। और हम सफारती सतह के ऊपर जो ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी है, और फिर ये आबी ज़खायर के ऊपर जो बात थी उस पर हमने लीगल डिप्लोमेसी भी कर रहे हैं, तो ये एफर्ट तो जारी है। देयरफॉर आप ये नहीं देखें, उनके यहाँ वो मसला हुआ तो वो करते रहे, 15-16 दिनों के बाद उन्होंने अपनी एक रिस्पांस बनाई और वो कुछ किया। अभी पाकिस्तान का ठीक है, फॉर श्योर पाकिस्तान हैज़ टू रिस्पॉन्ड, लेकिन पाकिस्तान इज आल्सो इन टच विद ऑल मेजर पावर्स भी, नेबर्स भी। आप देखें, आज ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर भी इंडिया में गए हुए थे, इनकी पसे चिलमन भी शायद हॉटलाइन के ऊपर भी बात होती होगी। लेकिन हम आपको एक ऐसे दुश्मन से पाला है जो स्टेट्समैन नहीं है, जो बड़े ओहदे पे छोटा बंदा है, जिसके अंदर मुसलमानों के खिलाफ और पाकिस्तानियों के खिलाफ खसूसन सख्त नफरत है, और वो चाहता है कि मैं अपने टेन्योर के अंदर कोई ऐसा बात कर जाऊं कि ये अखंड भारत के मसले के ऊपर हम आ जाएं। तो ये उसके ख्वाब हैं जो गुजरात में भी उसने किया, उसी बलबोते पे ये मरकज में आ गया, अभी फिर RSS का साथ लगाए हुए है। तो मेरा ख्याल, मेरा मतलब ये है कि अभी इस चीज़ को फहम फरासत के साथ, बहादुरी के साथ, जुर्रत के साथ, हिकमत के साथ हमें करना है, जो आई एम श्योर हुकूमत वक्त और अफवाज पाकिस्तान की क़यादत श्योरली ये सोच के अपनी रिस्पांस देगी। जनरल साहब, आपने भी सुना होगा, इसहाक डार साहब ने डिस्क्लोज किया था
कि उनके अगर जो इंडिया के NSA हैं उस अजीत डोवल साहब और पाकिस्तान के जो NSA जो मौजूदा हमारे DGISI हैं जनाब आसिम मलिक साहब, इनके दरमियान भी रब्ता हुआ है। आप खुद क्योंकि एक लेफ्टिनेंट जनरल रहे हैं, टॉप की पोजीशंस पे रहे हैं, आपका क्या ख्याल है इन द गिवन सिचुएशन, इस तरह की सूरत हाल में दोनों के दरमियान क्या गुफ्तगू हुई होगी? और उस गुफ्तगू के बाद भी हम देख रहे हैं कि चीज़ें डीएस्केलेट नहीं हुई। आज फिर हमने ड्रोन्स देखे हैं, चीज़ें देखी हैं, पाकिस्तान भी रिस्पॉन्ड की बात कर रहा है। तो इन दो जब NSA की बातचीत हुई होगी पहली दफ़ा सर, एक हमारे DGI हैं और दूसरे उनके अजीत डोवल साहब NSA के, तो आपकी क्या मतलब रीडिंग हो सकती है कि क्या डिस्कशन हुई होगी? देखिए, पहली बात तो ये है रऊफ भाई के ये हॉटलाइन DGMO से DGMO भी कायम रहती है, फॉरेन ऑफिस की भी रहती है। ये मुश्किल तरीन हालात में जब कोई ऐसी इमरजेंसी आए और एक ऐसे जो रीजनल डिजास्टर या ग्लोबल डिजास्टर से बचने के लिए ये हॉटलाइनें कायम होती हैं। अभी अगर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि इन दोनों की NSA पाकिस्तान और NSA इंडिया की बात हुई है, तो ये एक अच्छी पेशरफ्त है, मैं ये समझता हूँ। आप ये कहते हैं बात क्या हुई होगी, बात उसमें इम्प्लीकेशंस की हुई होगी। आई एम श्योर के उनके इंडियन NSA ने कहा होगा कि हमारे यहाँ ये दहशतगर्दी है और उसके पीछे आप लोग ने किया है, तो हम इसलिए हमें अपने पब्लिक के आगे कुछ मुंह दिखाना होता है, तो हमें इसलिए रिस्पॉन्ड करना बड़ा ज़रूरी है। इधर हमारे जनरल साहब आसम ने कहा होगा कि देखें हमारी उसमें इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं है, हमने उसकी मजम्मत भी की है, हमने आपको कहा है जॉइंट इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन करें, आपने वो भी नहीं की। और अभी आप जो पंगे ले रहे हैं इसको ये एस्केलेट हो सकते हैं। आई एम नॉट मिन्सिंग वर्ड्स बट आई कैन टेल यू कि अगर आप इस तरह पाकिस्तान की जो एक ना सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल, ना सिर्फ वर्किंग बाउंड्री, बल्कि इंटरनेशनल बाउंड्री और फिर ये आपकी जो वाटर ट्रीटीज़ हैं उनको आप और एयर स्पेस की वायलेशन करोगे, तो फिर आप ये तवक्को करें कि हम अपने डिफेंस में कुछ नहीं करेंगे, तो ये भी आपकी भूल है। इस तरह ना करें, चूँकि इसके कॉन्सिक्वेंसेस दोनों ममालिक के लिए ठीक नहीं होंगे। तो मेरे ख्याल में इसी तरह की गुफ्तगू हुई होगी, उन्होंने अपने कोई रीज़न दिए होंगे, इन्होंने अपने रीज़न दिए होंगे। तो जनरल साहब आपने बड़ा अच्छा एक वो दिया है, अपनी रीडिंग शेयर किया है, मस्त से इसी तरह की गुफ्तगू हुई होगी। ये तो इसमें एक और चीज़ सर आप ज़रा इस पर मुझे बताइएगा कि इस वक्त आपने जैसे कहा कि अगर ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर भी वहाँ पे हैं, वो न्यू दिल्ली गए हुए हैं, फिर ये सऊदी फॉरेन मिनिस्टर भी गए हुए हैं, फिर इनके अगर USA के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, वो भी पिछले 2-3 दिन से मुसलसल वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से भी बात कर रहे हैं, इंडियन के फॉरेन सेक्रेटरी से भी बात कर रहे हैं। और जो इनको SOPs पे लाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं ना कहीं पे मिनिमम दोनों साइड्स एग्री करें और डीएस्केलेट करें, ये मुमकिन नहीं था कि उनके अजीत डोवल साहब जो हैं वो उनके NSA वेरी इंपॉर्टेंट मैन, और मोदी साहब सुने उनकी बहुत मानते हैं, जो मैं पढ़ता रहता हूँ, और यहाँ से हमारे NSA DGISI अगेन है वेरी पावरफुल। ये दोनों नहीं कोई ऐसी SOPs तय कर सकते थे कि इनको तीसरे चौथे मुल्कों की ज़रूरत पेश ना आए, अमेरिकन की या कोई और दोस्तों की, वो बैठेंगे, वो इंडिया को समझाएंगे, वो बैठेंगे हमें समझाएंगे, तो हम समझेंगे। आपस में डायरेक्ट लाइन पे दोनों पावरफुल NSA जो हैं ये कोई SOPs तय नहीं कर सकते। कोई हमारे अंदर इतनी मैच्योरिटी, समझदारी कोई मतलब वो नहीं है, मतलब इसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूं? देखें, मैं आपको बताऊं, अब मैं आपकी वरी को मैं समझता हूं और आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं कि जब दो सेंसिबल लोग, इतनी मैच्योरिटी वाले, इतनी सीनियरिटी वाले लोग जो समझते हैं कि क्लैश किधर मुंतज हो सकता है, तो उनको बैठ के मसाइल हल करने चाहिए। लेकिन मसला ये समझने की बात है कि ये जो स्टैंड ऑफ इंडिया पाकिस्तान का है, इसको फेस वैल्यू पे ना लिखा जाए। ये एक बहुत बड़ी बैनुल अक़वामी सतह की जो हमारे है ना, एक जो प्रिवेलिंग एनवायरनमेंट्स हैं ग्लोबल और रीजनल, इन दोनों को ज़हन में रखना है। ग्लोबल में आप ये देखें कि यूनिपोलर वर्ल्ड जो है वो ट्रांजिशन के अंदर है, नंबर 1, और उसको स्ट्रांगली रेजिस्ट कर रहा है अमेरिका कि जी हम अपना यूनिपोलर स्टेटस छोड़ें और ट्रेड वार का मसला है। अमेरिका ने अनाउंस किया हुआ है कि उनका दुश्मन सबसे बड़ा चाइना है, और दैट इज़ वाई इंडिया को प्रॉप अप भी किया है कि वो चाइना को कंटेन करने के लिए साउथ चाइना सी में भी और इस तरफ भी, और उस बहाने के ऊपर वो अभी उनकी जो स्ट्रेटेजिक अलायंस है वो उस तरफ है। तीसरा जो एक्सिस ऑफ ईवल है वो नेतन्याहू है और मोदी हैं, ये दोनों प्रॉक्सी हैं, और ये दोनों उसको टास्क मिला हुआ ग्रेटर
इसका मिडिल ईस्ट का, और इसको मिला हुआ है। ये तो बातें ठीक है आपकी अपनी जगह पे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ इस वक्त तो हम दो मुल्क फंसे हुए हैं ना सर, इंडिया फंसा हुआ है और हम फंसे हुए हैं, तो सोल्यूशन हमें चाहिए, हमारे लोगों को चाहिए, उनके लोगों को चाहिए। सो ये कहीं पे दोनों NSA जो हैं उनको मेरा ख्याल है 2014 से आने वाला, अगर मैं गलत नहीं कर रहा, जी दोवत साहब हैं वो वहाँ पे उनके साथ एडवाइस कर रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी के इशू पे। जैसे मैंने कहा कि हमारे DGISI जो हैं इनका बड़ा एक ह्यूज प्रोफेशनल बैकग्राउंड है और इनकी भी अपने इस्टेब्लिशमेंट में या चीज़ों पर मानी जाती है, तो ये कोई आइस ब्रेक नहीं कर सकते थे कि कोई NSA हमारा या उनका उठा के कोई बातचीत कर लें कि जनाब आए बैठते हैं, कोई जो भी इश्यूज आपकी कंसर्न्स हैं उनको हम हल करने को तैयार हैं, जो हमारी कंसर्न्स हैं आप हल कर रहे हैं, मतलब हाउ मच टाइम इट माइट टेक। या ईगोस की बात है कि कौन पहला फ़ोन करे, कौन ये ना लगे जी हमारा ये पहलवान नीचे रह गया तो उनका ऊपर आ गया, या उनका नीचे रह गया हमारा ऊपर आ गया है, तो इसी का इट्स वॉर ऑफ ईगोज और नेशनल डिग्निटी और प्रेस्टीज कि कोई दोनों बैठ के कोई मुलाकात का कोई चांस नहीं है। अगर ये अनाउंसमेंट हो जाए कि दोनों NSA जो हैं, एंड अगेन मैं बार बार जो कह रहा हूँ, द मैटर मतलब है वो पाकिस्तान में DGISI मैटर करते हैं और वहाँ पे उनका जी दोवत साहब मैटर करते हैं कि इतने हम वो उसमें फंसे हुए हैं, पूरी दुनिया फंसी हुई है, तो ये दो लोग इस मसले को हल कर सकते हैं। माई अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा मैं समझता हूँ इन इश्यूज़ को। देखिए आप ठीक कह रहे हैं रऊफ के इनको करना चाहिए, लेकिन अगर इंडिया के हाथ में मुकम्मल चीज़ हो, ये इंडिया एक प्रॉक्सी है, ये एक अलाइनमेंट है, इसके ज़ेन में बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर भी जो मैंने आपको बताया है कि एक ट्रायंगल है अमेरिका, इजराइल और इंडिया की, और वो जहां जो चाहे कर रहे हैं। आपने देखा कि मिडिल ईस्ट में उन्होंने सीरिया, लिबिया, इराक, आप अभी पैलेस्टाइन से क्या किया है, और इसी तरह वो सिर्फ अनाउंस करते हैं और इधर करते हैं। तो इसलिए, और फिर रीजन के अंदर मोदी है, मोदी इज नॉट एन ऑर्डिनरी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, ये तो एक बड़े ओहदे पे छोटा बंदा है जिसका ज़ेन जो है नफरत और हकारत से भरा हुआ है। ये तो इनकी टीम में वो लोग हैं, वो सुब्रमण्यम स्वामी का मैं सुन रहा था, उनको किसी ने कहा कि आप अपनी माइनॉरिटीज़ और मुसलमानों को बराबरी का सलूक दें, तो उसने कहा बराबरी का सलूक उनको दिया जाता है जो बराबर हों। ये हमारे साथ इंसानियत में भी हम बराबर नहीं है मुसलमान। यहाँ नफरत का ये आलम हो तो वहाँ आप देख सकते हैं कि ये अच्छा सर, हमने माजी में देखा जनरल साहब, माजी में देखा, क्योंकि ऑफ कोर्स जितने भी बेटर दुश्मन हूँ आखिर मुलाकातें तो उन्होंने करनी होती है, अल्टीमेटली टेबल पे तो आना ही होता है। बड़ी बड़ी जंगें लड़ी गई हैं तारीख में, डिजास्टर हुई हैं, ह्यूमन मारे गए, करोड़ों लोग पेरिश हुए हैं, तो लेकिन माजी में हमने देखा कई दफ़ा हमारे NSA जो हैं, मैं थोड़ा फोकस कर रहा हूँ, अब आप कहें कि मेरी सुई फंस कर रहेगी, क्योंकि रीज़न ये है कि NSA ही यूजली तौर पर इन मामलात को बेहतर अंडरस्टैंड करके हल कर सकते हैं, ब्रेक थ्रू। माजी में कई दफ़ा हुआ है कि सीक्रेटली भाई हमारे NSA मिलते रहे, तारक अजीज साहब थे वो जनाब मुशर्रफ साहब के NSA रहे, वो मिलते थे, उनकी खुफिया मुलाकातें हुई थी जो बाद में बुक्स में या किताबों में या अखबारों में आई। तो ऐसे हमने देखा जी दोवत साहब की मुलाकात, नासिर जंजुआ साहब हमारे NSA रहे नवाज शरीफ साहब के दौर में, इनकी थाईलैंड या बैंकॉक वगैरह में इनकी वहाँ पे कुछ खुफिया मुलाकातें हुई थी। ऐसे दुबई में हमने देखा है जनाब बाजवा साहब के दौर में, उस वक्त जनरल फैज़ ये हमारे DGISI थे, तो वहाँ से बताया जा रहा है उधर से भी उनके भी जो काउंटर पार्ट अजीत दोवत साहब हैं दुबई में, उनकी भी खुफिया मुलाकातें होती रही हैं, जिसके बाद कोई इन्होंने कोई फार्मूला भी तय कर लिया था कि पाकिस्तान और इंडिया कैसे आइस ब्रेक कर सकते हैं। तो ये इस वक्त क्यों नहीं हो सकती जब पूरा खिता जो है एक डिजास्टर और एक जंग का सामना कर रहा है? सो दैट्स द रीजन आई एम आस्किंग। अगर तो मुलाकात ही करना एक बाइस है ना, तो मुलाकात तो हो गई है, मुलाकातें माजी में भी हुई हैं। क्या 77-78 साल से हम किसी एक समझौते पे पहुंचे हैं कि जहां कश्मीर के मसले के ऊपर हमने को गिव एंड टेक किया हुआ? क्या दोनों मुल्कों की क़यादत इतनी नाबालग है कि ये नहीं समझ सकते कि एक इरिटेंट है जिसने साउथ एशिया में जहां खत्ते गुर्बत से लोग नीचे रहते हैं वहां हमने एक दुश्मनी मूल ली हुई है और इंडिया सार्क को भी नहीं चलने देता। तो इसलिए मिलने में तो मैंने आपको बताया DMO लेवल के ऊपर, फॉरेन ऑफिस के लेवल के ऊपर बैकडोर डिप्लोमेसी भी होती रही और NSAs भी मिलते रहे, लीडर्स भी, क्रिकेट डिप्लोमेसी भी आपकी होती रही, आपके हाई कमिश्नर, उनके इधर एम्बेसी के लोग, और ये सब कुछ होता रहा है। लेकिन द पॉइंट इज हैज द प्रॉब्लम बीन सॉल्व्ड?
The problem has not been solved because इंडिया का एक बिल्कुल हेजिमोनिक जो मैं सर आपकी बात कर रहा हूँ जनरल साहब, हालांकि आप बड़ी अहम बातें कर रहे हैं। मुझे याद पड़ता है जब जिनीवा टॉक्स हो रही थी, रशियंस ने जब अफगानिस्तान को इन्वेड किया था, तो उस वक्त भी जिनीवा में आपको पता है मुज़ाकरात होते थे, और एक लतीफ़ा मशहूर हो गया था जो बाद में सच्ची बात थी, हम तो लतीफ़ा समझते थे अर्ली 80s में या मिड 80s में। वो कहते जब मुज़ाकरात होने थे कि कब रशियंस विड्रॉल करेंगे अफगानिस्तान से, जो उसमें स्टेक होल्डर थे, तो पहले तय कर लिया जाता था कि अगली मीटिंग कब होगी। ये मतलब लतीफ़ा बना हुआ था वहाँ पे कि अभी कि आज की मीटिंग में तो ये मसला हल होने वाला नहीं, और कई मीटिंग्स होती रही, सालों तक होती रही, हमने देखा, और अल्टीमेटली जिनीवा कार्ड पे साइन हुए। हमारी तरफ से उसमें जैन साहब गए थे, उन्होंने किए थे, जो आपको सारा उसका बैकग्राउंड का पता है। सो वो पहले बैठने से पहले तय कर लेते थे कि आज की जो मीटिंग हो रही है, जिनीवा या टॉक्स हो रही हैं, अगली हमने मीटिंग कम करनी है। तो इसी तरह की सिचुएशन में हम भी फंसे हुए हैं कि चलो मिलने से कुछ ना कुछ मसले कहीं ना कहीं पे तो थोड़े से कोई SOPs, जैसे कंपोजिट डायलॉग हो गया था मोदी साहब, उनका वाजपेयी साहब का, जनाब मुशर्रफ साहब का। हालांकि मुशर्रफ साहब ने कारगिल की वार लड़ी थी, नवाज शरीफ साहब और वाजपेयी साहब की भी चीज़ें बड़ी हद हो गई, मनमोहन सिंह और इनका भी हो गया था, इनका मुशर्रफ साहब का फार्मूला भी। अभी रिसेंटली वो कहते हैं कि जनाब बाजवा साहब के और मोदी साहब के दरमियान जो बैकडोर चैनल थे वो भी बड़ी हद तक वो ब्रेक थ्रू हुए थे। सो इस वक्त तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इन बैकडोर चैनल की, मीटिंग्स की, और कोई मिनिमम कोई एंगेजमेंट की। सर नहीं, ज़रूरत तो है ना। देखिए, मीटिंग, मुलाकातें, कांटेक्ट तो बहुत अच्छी चीज़ है। दैट इज़ वाई हुकूमत पाकिस्तान ने सबसे पहले कहा कि ये जो आपके टूरिस्ट पे हमला हुआ है इसकी हम मजम्मत करते हैं, हम आपके साथ जॉइंट इंक्वायरी में शामिल होना चाहते हैं। हम, आपने याद होगा कि पठानकोट पे इशू हुआ था, तो हमने FIR गुजरांवाला में दर्ज कराई थी और कहा था हम जॉइंट इंक्वायरी में आते हैं, और हमारी टीम गई भी, उनको फिर जाए वकूआ पे वो नहीं लेके गए थे। तो देयरफॉर ये जो है ना टैक्टिक्स डिलेइंग, वो तो है। जहाँ तक ताल्लुक है ना अफगानिस्तान से विड्रॉल का, सोवियत का, ये बिग गेम थी। सोवियत यूनियन एक तरफ था, उधर अमेरिका था, और बैठ के जब सोवियत यूनियन ने अपनी समझ लिया कि मेरे यहाँ दाल नहीं गलती, तो वो पीछे चले गए। इसी तरह अमेरिका भी इधर अपने सारे फूक फाक के, तो वो वापस उनको होना पड़ा। ये जो लोअर लेवल के इश्यूज हैं, इनको ये बड़ी ताकतें अपने, इनके बहुत से स्ट्रेटेजिक स्टेक्स होते हैं। अभी चाइना इज एन इरिटेंट फॉर, और ये अमेरिका उसको हाइड नहीं करता। सी पैक इज ए रेड लाइन, वो कहता है हम ये नहीं होने देना चाहते ये आगे जाए। तो दैट इज द रीजन कि वो डबल टॉक करते हैं। अभी ट्रंप भी कह रहा है नहीं आपस में मिल जाना चाहिए, चले उनको अटैक किया, अभी इन्होंने कर लिया। मतलब है बिग पावर्स वैसे बात नहीं करती। यू हैव टू से फर्मली कि नो वे, और अगर ये ना हो आशीर्वाद, तो इंडिया की जरूरत नहीं है कि वो इस तरह क्रॉस करे। ये बताइए, आपने अमेरिका की बात की, ट्रंप साहब की बात की, अगर इस वक्त जितने एंगेज्ड हैं, एक साइड पे आप कह रहे हैं कि वो अमेरिका चाहता है जी, ठीक है जी, वो हमारे यहाँ कहते हैं जी लड़ लें जी, हम तो थक गए, मतलब दुनिया थक भी तो जाती है ना, लोग थक भी तो जाते हैं। सऊदीज थक गए होंगे, ईरानियन थक गए होंगे, UAE, कतर, इवन चाइनीज, यूरोपियन, UK, अमेरिकन के, हर दफ़ा यार तुम लोगों का कोई 4-5 साल बाद फटा हो जाता है यार, फिर लड़ते हैं, फिर आप अपने अपने बम, तोपें, गन, जहाज़ निकाल लेते हैं, और पूरी दुनिया के, आधी दुनिया उनके आगे न्यू दिल्ली के उनके पाँव पकड़े हुए होते हैं, आधी दुनिया इस्लामाबाद में आई होती है कि मेहरबानी करें, मतलब जाने हमारे रिस्क में है। इंडियंस की, पाकिस्तानीज को मिन्नत तरला पूरी दुनिया कर रही है, तो जान दो यार, और फिर छुटा हो जाता है, फिर पहलवान को 4-5 साल बाद लड़ जाते हैं। तो वो थक भी तो जाती है ना दुनिया हमारी, इस तरह के मुसलसल जो आपने कहा इरिटेंट्स तो हैं। अब अमेरिकन अगर आपके बकौल वो चाहते हैं जी लड़ लें जी, उनको उन्होंने हिलाशेरी दी हुई है, फेयर इनफ, तो फिर उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्यों पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को बार बार फ़ोन कर रहे हैं, उनके एम्बेसडर मिल रही है प्राइम मिनिस्टर से, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से, या फिर वो इंडिया में मुलाकातें कर रहे हैं, उनको टेलीफोन कर रहे हैं। अमेरिकन अगर चाहते हैं तो फिर ठीक है, चुप करके रहें, लड़ लो जी, अपना शौक पूरा कर लें दोनों आप। देखें, हर चीज़, ये जो डिप्लोमेसी है ना, इसके अंदर, या जो बैनुल अक़वामी किस्म सफारतकारी है, इसमें हर चीज़ सामने आके नहीं की जा सकती। बहुत सी चीज़ें करते हैं, बहुत से उनके इंटरेस्ट हैं। जहाँ उनके लिए इंडिया इम्पॉर्टेंट है, वहाँ उनके लिए पाकिस्तान की अहमियत भी है। इंडिया ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अभी हो गया है, चूँकि अभी वो चाइना की कंटेनमेंट की बात कर रहे हैं, और चाइना बिल्कुल ऐसे तेज़ी के साथ आगे जा रहा है। तो दीज आर दी रीजंस के बैनुल अक़वामी इन इश्यूज़ को भी हमें ज़हन में रखना है। फिर नेतन्याहू तो छुपाता ही नहीं है कि उसका दुश्मन नंबर 1 कौन है और नंबर 2 कौन है। जब कभी भी इंडिया पाकिस्तान की टेंशन हुई है, तो इजराइल के सिग्नेचर्स नज़र आए हैं कश्मीर के अंदर भी और आगे पीछे। मुझे याद है 80s की बिगिनिंग में मैं मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट में था, 82-83 में, तो यही आया था कि ये जो है वहाँ से शर्म शेख के
एरिया से, गल्फ ऑफ अकबा से ये फ्लाई करके इनके जहाज आ रहे हैं और नीचे से समुद्र से ऊपर आएंगे, तो हमें 4 वार्न हो गए, तो हमारी सारी एयरफोर्स अलर्ट हुई, तो वो बैक फायर कर गया। इंडिया ट्रांजिट है उनके लिए। तो देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, जो हमारा आज का टेक होम होना चाहिए ना, वो ये है कि वेयर एज झगड़े या लड़ाइयाँ तो कहीं नहीं लेके जाते, और हमें कभी भी वार मॉन्गरिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन अपने सर्वाइवल के लिए आप बिल्कुल पैसिव भी नहीं हो सकते, आपको रिबट भी करना होगा, काइनेटिक तरीके से भी, डिप्लोमेसी में भी, और अपने दोस्तों यारों को भी बढ़ाना होगा। सर लास्ट क्वेश्चन, दूसरा जो बैनुल-अक़वामी सिचुएशन है उसको डिटैच करके नहीं सर, उस पे आते हैं सर। लास्ट क्वेश्चन सर, इस पे आप समझते हैं कि इस लेवल पे जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, एलिमेंट ऑफ मिसट्रस्ट है, उनके जहाज गिर गए हैं, हमारे यहाँ मिसाइल के हमले हो गए, अभी खबरें आ रही थी जो पाकिस्तान ने रिबट किए हैं कि जी पाकिस्तान ने वहाँ पे 16 जगहों पे अटैक किया है, या अभी श्रीनगर पे वो कह रहे हैं जी ड्रोन भेजें, जो पाकिस्तान ने कहा बिल्कुल हमने नहीं भेजे, इवन पंजाब में नहीं भेजे। इन द मिडल ऑफ ऑल दिस क्यास एंड इसमें मिस इन्फॉर्मेशन वट एवर वी मे कॉल इट, या कॉल्स फॉर रिवेंज एंड सेटलमेंट ऑफ स्कोर्स, आपको लगता है कि अमेरिकन, सऊदीज और ईरानियंस इस वार को रोकने में कामयाब हो जाएंगे? दोनों साइड पहलवानों को छुड़वा देंगे एक दफ़ा फिर कि 4-5 साल बाद फिर लड़ना? यार मेरे तो ख्याल में इसको ये ज़रूर, ये जो बैनुल-अक़वामी बिरादरी है, ये अपने जो मफादात हैं उनकी खातर, बिकॉज अगर न्यूक्लियर 2 कंट्रीज़ के अंदर अगर पाकिस्तान की बैक जो है वो दीवार से लगाएंगे और या कोई चंक लेने की कोशिश करेंगे, या हमारे वाटर को टोटली करके तो पाकिस्तान को टोटल सफोकेट करने की कोशिश करेंगे, तो देन इट्स ए न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अगर ये होगा तो फिर ये जो तबाही है ये सिर्फ रीजन तक नहीं, ये बैनुल-अक़वामी सतह तक जा सकती है। तो मेरे ख्याल में इसको अवॉइड करने की पूरी कोशिश होगी सिंसेरिटी के साथ, और ये इन द लॉन्ग रन ये हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान हैज़ टू रिस्पॉन्ड टू इंडियन जो वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, बोथ हेयर एंड आल्सो इन द इंटरनेशनल अरेना। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस सर, थैंक यू। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वहाँ हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पे जाने से पहले जो है वो बात कर रहे थे कि इस वक्त जो सिचुएशन मौजूद है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, क्लासा साहब एक बड़ी अहम बात जो कि इससे पहले भी हमने बात की है कि पाकिस्तान को के लिए सिचुएशन इस वक्त ये है कि उनको रिस्ट्रेंट तो दिखाना है, लेकिन ये भी नहीं दिखाना कि बहुत ज़्यादा वो पैसिव हैं या बहुत ज़्यादा बैक फुटिंग पे हैं। जबकि दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इंडिया का एग्रेशन जो है वो राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे हमें नज़र आ रहा है, और हम ज़रूर अपने आप को डिफेंड तो कर रहे हैं, लेकिन उस तरह का एग्रेशन जो है वो पाकिस्तान नहीं दिखा रहा, और बार बार इस बात का एतराफ़ भी कर रहा है कि पाकिस्तान तहम्मुल से एक रिस्ट्रेंट के साथ जो है वो आगे बढ़ना चाहता है। तो आपको लगता है ये फ़िलहाल हमारी स्ट्रेंथ है कि हम इसको इंटरनेशनली भी हम अपने आप को इस तरह से पोर्ट्रे कर सकते हैं कि देखें हम तो जो है वो शुरू से तहकीकात, इंडिपेंडेंट तहकीकात का ही कह रहे हैं, हम रिस्ट्रेंट दिखा रहे हैं, हम कोई हमले नहीं कर रहे जाकर, या क्या, या आपको लगता है कि ये एक इंप्रेशन देता है कि हम बहुत ज़्यादा पैसिव हैं? को मेरा ख्याल है बहुत सारे लोग इसको पूछ भी रहे हैं, जब इस वी आर इन द मिडल ऑफ ऑल दिस मेस, तो इस तरह की बात करना, सुलह सफाई की, पीस की बात करना इतनी पॉपुलर नहीं होती। आम लोग बड़े जज्बाती होते हैं अपने अपने मुल्क को लेके, अपने अपने रियासत को लेके, एंड इट्स अंडरस्टैंडेबल एज वेल कि हर बंदा अपने वतन से मोहब्बत करते हैं, जैसे हम करते हैं अक्रॉस द बॉर्डर, वो करते हैं। उनकी हुकूमत पे अपना दबाव होता है जनाब कि आप देखें कि वो आए और वहाँ पर जो उनका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू, उन्होंने वहाँ पे 26 के करीब जो इनोसेंट जो थे उनको उन्होंने किया, तो आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, आप भी हमें ब्लड लेकर दें। उन पे दबाव, हुकूमतों पे दबाव, हमारी तरफ से यही दबाव है। जैसे आज हुआ है कि देखें जी ड्रोन जो अंदर तक घुस हैं, आपने क्या किया। सो हुकूमतें जो हैं वो दबाव में आती होती हैं, मुश्किलात में आती होती हैं। आपको अपनी नेशनल डिग्निटी, आनर, अपनी रियासत की ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, लोगों को जज्बात को भी देखना पड़ता है। लेकिन सम टाइम आपको रियासत के ग्रेटर इंटरेस्ट के लिए आपको अनपॉपुलर फैसले भी करने पड़ते हैं। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान के लोगों को उसमें अपनी कंसोलेशन लेनी चाहिए। 5 जहाज़ गिरा लेना ये कोई मामूली बात नहीं होती, और वो भी 125 जहाज़ एक दूसरे के साथ, हमारे भी गिर सकते थे, कोई खुदा ना खास्ता हो कि हमारी साइड पर भी लॉसेज हो सकते थे। और दूसरी चीज़ ये है कुछ चीज़ें अच्छी भी हुई हैं जो हम शायद उस तरह नहीं देख रहे कि 125 जहाज़ से उन दोनों ने अकॉर्डिंग टू बोथ द कंट्रीज़ एक दूसरे के एयर स्पेस में एंटर नहीं हुए। ना पाकिस्तानी जहाज़ उसमें इंडियन स्पेस में गए हैं, ना इंडियन जहाज़ पाकिस्तानी स्पेस में हैं। सो वहीं से खड़े खड़े अब एक नई वॉर टेक्नोलॉजी आ गई है कि अपने मुल्क की सरहद के ऊपर खड़े होकर भी जहाज़ लड़ रहे हैं।
ड्रोन्स भी आ रहे हैं। मतलब वार टेक्नोलॉजी तो बदल रही है, कहाँ से शुरू हुई थी अगर ह्यूमन हिस्ट्री में देखें और कहाँ पे पहुँच गया। अब आने वाला दौर जो है वो आपको बहुत सारी अपनी, वो कहते हैं स्टेट ऑफ द आर्ट, आपको अपनी टेक्नोलॉजी, आपको टेक्नोलॉजी आपको लानी पड़ेगी, अपनी आर्मी को अपग्रेड करना पड़ेगा तमाम चीज़ों की। इंडियन भी कोशिश कर रहा है और डेफिनेटली तौर पर पाकिस्तान ने भी की हैं, जो शायद इंडियन जिसके लिए तैयार नहीं थे। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि आप अगर एस्केलेशन करते जाएंगे, जो मेरी वरी है, ये कहाँ रुकेगी ये चीज़ें। दुनिया को भी है, शायद वो हमसे ज़्यादा परेशान है कि अगर पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करता है तो वहाँ से भी रिस्पांस आएगा, इधर से फिर हम करेंगे, उधर से वो करेंगे, टिट फॉर टैट चलती रहेगी। फिर कहाँ रुकेगी ये चीज़? कहीं ना कहीं भी तो रुकनी है ना दरमियान में। तो बेहतर नहीं है कि आज आप कहीं बैठ के वो कहते हैं लाइक एन एडल्ट्स, कोई एडल्ट्स की तरह बैठ के बातचीत कर लें, कोई थोड़ा सा कुछ समझदारी दिखा दें, कोई थोड़ी सी मेच्योरिटी दिखा दें। इस खित्ते के लोग इतने भी बदनसीब नहीं होने चाहिए कि हर दफ़ा अमेरिकन, सऊदीज़, ईरानियन या कतर, यूएई उनकी मेहरबानी के वो आते हैं, हमें छुड़वा देते हैं दो पहलवानों को। लेकिन कोई हमें भी तो देखना चाहिए। एक मुझे रे ऑफ होप नज़र आई थी आज, मैं आपके इस वक्त में अगर मैं अपनी शेयर करूं मैंने इंडियन ये फॉरेन मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स की प्रेस ब्रीफिंग में सुनी, उनके सेक्रेटरी ऑफ उनके मिनिस्ट्री ऑफ ये एक्सटर्नल अफेयर्स के जो सेक्रेटरीज थे। मैंने उसके बाद जयशंकर साहब को, जो उनके अपने मेहमान गेस्ट आए हुए थे, उनसे वो गुफ्तगू कर रहे थे, वो क्लिप भी सुना है। फिर बाद में मैंने यहाँ पे इसाक डार साहब और फिर जनरल ये हो गए, उसके बाद DGISP अहमद शरीफ साहब, इन दोनों साइड्स को सुना है मैंने। जो मेरी रीडिंग है, आई मे बी रॉन्ग, क्योंकि आपको पता है कि इस माहौल में कुछ भी हो सकता है। उसके बाद कोई डेवलपमेंट्स भी हुई हैं जो मेरी रीडिंग अपने आप को भी शायद उस अथेंटिक नहीं लगी। वो ये थी कि दोनों मुल्क पे दबाव है फ्रॉम वट एवर, वो इंटरनल दबाव है या एक्सटर्नल दबाव है, अमेरिकन का, सऊदीज़ का, ईरानियन का मौजूद है वहाँ पे, कि दोनों साइड्स वो डिसएंगेजमेंट की तरफ जाना चाह रही हैं। उन्होंने भी यही कहा है जनाब कि अगर हमारे ऊपर मज़ीद पाकिस्तान ने अटैक ना किए तो हम कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। पाकिस्तान ने भी आज 19-20 यही कहा है जी हम रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, अगर किया तो नज़र आ जाएगा। मतलब ये था कि पाकिस्तान भी कह रहा है जी हम फर्दर एस्केलेशन में नहीं जाना चाहते, वो भी कह रहे हैं हम नहीं जाना चाहते, लेकिन इफ्स एंड बट्स पे बात खड़ी हुई है। इसका मतलब ये है कि दोनों साइड खामोश रहना चाहती हैं, जो स्टेटस को है इसको कुछ अरसे के लिए बरकरार रखना चाहते हैं, इससे पहले कि दबाव जो है थोड़ा सा रिलीज़ हो। लेकिन होने के बाद में फिर खबरें आना शुरू हो गई। एक तो मीडिया जो है ना, मुझे हमेशा जो दुख रहता है, अफसोस होता है और ख़तरा रहता है कि अगर कोई जंग बहुत बड़ी हुई ना तो मीडिया का बड़ा रोल होगा, और स्पेशली हमारे इंडियन मीडिया का। लोग कहेंगे आप पाकिस्तान में बैठे बात करें, हमारे यहाँ हमारा मीडिया उस तरह ये कोई वो मतलब जंगी माहौल नहीं पैदा करके बैठा हो, ना यहाँ पे कुछ चिंगाड़ रहा है, ना कोई किसी को गालियाँ दे रहा है, ना किसी पे टैंक पे बैठ के आने की बातें कर रहा है। इस तरह की चीज़ें यहाँ पे नहीं हो रही। 95% तो कम से कम हमारा मीडिया इस तरह गुफ्तगू नहीं कर रहा। जो मुझे आज उम्मीद नज़र आई थी वो थोड़ी सी इसलिए भी वो क्लाउडेड हुई है कि फिर खबरें आना शुरू हो गई, पाकिस्तान ने वहाँ श्रीनगर पे या उन्होंने वहाँ पे ये जम्मू एंड कश्मीर में वो भेजे हैं जी, ड्रोन भेजे हैं, मिसाइल भेजे हैं, उन्होंने वहाँ पे पंजाब में किए हैं, वो फलां जगहों पे जो पाकिस्तान ने डिनाई किए हैं। अब सवाल ये है कि अगर पाकिस्तान ने भेजे हैं तो पाकिस्तान तो इस वक्त अवाम चाहती है कि आप भेजें, अब रिस्पॉन्ड करें। मतलब मैं बहुत सारे ट्विटर, सोशल मीडिया पे जाए, लोग तो अच्छा खासा बुरा भला भी कह रहे हैं, नाराज़ भी हो रहे हैं। तो अगर हुकूमत पाकिस्तान नहीं मान रही तो इसका मतलब वो क्रेडिट नहीं ले रहे, हमने किए ही नहीं है। अब इंडियन साइड पे वहाँ मीडिया देखें, वो कहते हैं नहीं जनाब आपने यहाँ से ड्रोन भेजे, आपने मिसाइल भेजे। अब इसका क्या हाल है कि जब अगर पाकिस्तान ने भेजे होते तो ये कहते कि हाँ हमने भेजे हैं, जब पाकिस्तान कहते हैं हमने नहीं भेजे, वो कहते नहीं आपने भेजे हैं। अब इस सिचुएशन में फंस गए। अब आप नाज़रीन एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वहाँ हाजिर होंगे। जी, आपने सारी गुफ्तगू सुनी जो इस वक्त इंतहाई ये बड़ी एक हॉरिबल सी सिचुएशन बनी हुई है, और ये दोनों साइड जो हैं इस वक्त पहले वार ऑफ वर्ड्स में गए जो हुई, फिर हमने देखा एक दूसरे पे अटैक्स किए गए, फिर उसके बाद आज पाकिस्तान में हमने देखा कि वहाँ पे ड्रोन्स वगैरह जो हैं वो पहली दफ़ा यूज़ किए गए हैं इनसाइड पाकिस्तान, रावलपिंडी में, और फिर वहाँ लाहौर में हमने देखा, कुछ और शहरों में। और सूरत हाल जो है वो ये सेटल होने की बजाय, हालांकि दुनिया के बहुत सारे ममालिक जो हैं इस वक्त दरमियान में भी हैं, स्पेशली अमेरिकन, सऊदीज़ और जो ईरानियंस और भी बहुत कुछ मुल्क हैं यहाँ खिते के हैं, और थोड़े से मिडल ईस्ट वगैरह पे वो अपनी कोशिशें ज़रूर कर रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया को एक इनको डीएस्केलेशन की तरफ ले जाया जाए। देखते हैं कि सिचुएशन जो है ये किस उस पर वो कहते हैं ऊँट किस करवट आके बैठता है, सैनिटी प्रिवेल करती है या फिर मज़ीद वार मॉन्गरिंग, जिंगोइज़म या कुछ और खुदा ना खास्ता हो कि बुरी चीज़ें होती हैं। अगले हफ्ते के लिए आप इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी।